Hello everyone, I'm Ms. Jyoti Sugla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. जैसा कि पिछले वीडियो में हम संविधान की बात कर रहे थे और संविधान को आगे पढ़ने की बात कर रहे थे, तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक, जिसे आप देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटी। हर एक जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, या फिर अनदर किसी भी स्टेट लेवल के जो है पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, या एसएससी, सीजीएल या रेलवेज, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन की तैयारी में जो पॉलिटी है, हमारे संविधान से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, जो इसका पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, अगर हम संविधान जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये संविधान बनना शुरू कहाँ से हुआ। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो हाँ, इससे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन करते थे और ब्रिटिशों ने ही पहले हमारे देश में संविधान जैसी नियम कानून लाने की कोशिश करी थी। तो हमारे देश में जो ब्रिटिश हैं, वो ब्रिटिशों का जो शासन था वो दो तरह से था। पहला तो था 1858 तक, यानी कि जब भी उनका कंपनी स्थापित की गई थी 1600 में। हालांकि 1600 में तो जब उनकी कंपनी की स्थापित करी गई थी, उस समय वो केवल व्यापार करने के मकसद से आए थे। बाद में उन्होंने यहाँ के माहौल को देखा और उस तरह से अपने आप को भी बदल लिया। तो 1858 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन चला था। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जो लगभग भारत के काफ़ी सारे हिस्सों में, अगर हम कहें कि लगभग भारत के पूरे हिस्से में एक आंदोलन चला था, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये जो आंदोलन चला था, उससे ब्रिटिश को काफ़ी क्षति हुई थी और उनको लग गया था कि हाँ, हमें अगर यहाँ पे शासन करना है और भी ज़्यादा दिन तक चलना है, तो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। तो इसलिए यहाँ का जो शासन था वो ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है, यानी ईस्ट इंडिया ख़त्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार के हाथों में इसका शासन चला जाता है। तो पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था, हम उसके बारे में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लेकर आती है। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए पहली बार गवर्नर बनाए जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका महत्व क्या था? पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने कार्य को नियमित और नियंत्रित कर रही थी, और पहली बार कंपनी जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में भी मान्यता ली थी अपने देश ब्रिटिश की गवर्नमेंट से। और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय शासन की नींव रखी जा रही थी। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता है, और इसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया जाता है। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि मद्रास और मुंबई का भी जो मेन केंद्र हो जाता है वो बंगाल हो जाता है। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी जाती है, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश भी रखे जाते हैं। इसके बाद फिर 1781 में संशोधन अधिनियम आता है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही, इसकी जो कमियां होती हैं उसको संशोधित करने की कोशिश की जाती है, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि जो गवर्नर जनरल है और काउंसिल है उसे सर्वोच्च न्यायालय की बातें नहीं मानना होगा, या जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसे बाध्य नहीं करेगा। और कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत ला दिया जाता है। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ पर आता है तो काफ़ी सारी राजनीति में अपना पूरा ध्यान आकर्षित करता है, और ये आते ही 2 शर्तें रख देता है। पहला कि काउंसिल के निर्णय को वह नहीं मानेगा और नहीं मानने का उसको अधिकार दे दिया जाए, और दूसरी शर्त उसने ये रखी कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद उसे दे दिया जाए। उसके बाद 1793 में चार्टर कानून आता है, जिसे भारत पर व्यापार ये लोग 20 वर्ष तक बढ़ा देते हैं। 20 वर्ष तक क्या कहें, ये तो पूरा जीवन भर यहाँ पर व्यापार करने का ही मन बना करके आए थे, और व्यापार ही क्या, ये तो पूरा
अधिकार ही जमाने यहाँ पर आए थे। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान मिले। भारतीय राजस्व से यानी कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें भारत से सैलरी मिले। ये कहाँ की बात हुई? जिस कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें कंपनी का जो कंपनी है वहीं से सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हुए जा रहा था। 1813 का फिर चार्टर कानून आता है। आप देख रहे हो जो भी कानून आ रहे थे सब कुछ उनके ही फेवर में था, भारत के फेवर में कुछ भी नहीं था। 1813 का चार्टर कानून आता है। यहाँ पर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश के लिए कर दिया जाता है। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे लूटने, अब सभी ब्रिटिश आकर के यहाँ से लूट सकते थे। दूसरा था ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति। ईसाई जो थे वो यहाँ पर आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे और यहाँ पर शिक्षा जो भी ज्ञान बुद्धि है सब बांट सकते थे। तीसरा था ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तो अच्छी बात थी, लेकिन सबके लिए नहीं शिक्षा प्रचार प्रसार करने आ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो कॉलोनी थी, जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के बच्चे थे, उनको पढ़ाने के लिए आ रहे थे। 1784 में फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही आता है। ये 75 कानून लाते हैं, लेकिन सब कुछ अपने ही फेवर में करते हैं। तो हर एक कानून लाते हैं और अपने में अपने जो भी अत्याचार हैं वो बढ़ाते जाते हैं और अपना अधिकार जो है वो जमाते जाते हैं। तो ये जो 84 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसकी क्या विशेषता थी? इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। देख लिया, अब पॉलिटिक्स कोई और करेगा और बिजनेस कोई और करेगा, मतलब लूट के भी ले जाएंगे और अधिकार भी जमाने का काम बढ़िया से करेंगे। इसके बाद नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक देश में दो दो शासन कर रहे हों। इसके बाद लाते हैं ये 1833 का चार्टर एक्ट। ये इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। देखा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। ऐसा लग रहा है कि कोई यही देश का, इसी देश का कोई एक आदमी होगा जिसको भारत का गवर्नर जनरल। नहीं, ऐसा नहीं था। पहले जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ के नहीं थे, वो भी इंग्लैंड के ही थे, नाम बस बदल दिया गया। इसके बाद ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आया है, इसमें व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाता है। और नेक्स्ट जो काम होता है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता। ये तो भाई अच्छी थी कि भारतीयों के लिए भी, जो भारतीय थे वो भी अगर इंटेलिजेंट हैं और इस एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं तो वो भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये तो कुछ अच्छी बात भी थी। 1853 में चार्टर एक्ट आता है। फिर से उसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति भी आयोजित करी जाती है। नेक्स्ट होता है, प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया जाता है। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ किया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधित्व है भी तो क्या, वो रहेंगे इंग्लैंड के ही वासी जो कि राज करेंगे। इसके बाद और ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकाज करना। अब आ जाता है 1857 का विद्रोह होता है और ब्रिटिश को बहुत क्षति पहुंचती है। ब्रिटिशों को लग जाता है कि अगर हम भारतों के फेवर में, भारतवासियों के फेवर में नहीं कुछ काम किए तो यहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था वो ख़त्म कर दिया गया और जो शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है और वहाँ से डायरेक्ट शासन का कार्य किया जाने लगता है। तो अब 1858 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी के हाथों में काम चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, उनका नाम ही बदल दिया जाता है और अब नाम हो जाता है भारत का वायसराय। तो भारत का जो पहला वायसराय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पर द्वैध शासन जो पहले लागू करी गई थी वो समाप्त कर दी जाती है। एक नया पद बनाया जाता है, भारत का राज्य सचिव। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भारत का ही होगा, लेकिन नहीं, ये भी ब्रिटिश का ही था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई जाती है। और इसके बाद
1861, 92, 1909 और 1861 में भारत परिषद अधिनियम बनाया जाता है। इसके तहत 3 भारतीय राजा को भी मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसके अलावा मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनकी शक्तियों को वापस कर दिया गया। जो कि बंगाल के अधीन आ गया था उनको उनके ही अधीन कर दिया गया। और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में 1862, 66, 97 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। बजट पर बहस और प्रश्न तथा उत्तर देने का अधिकार भी भारतीयों को दे दिया जाता है। दे तो दिया गया है लेकिन उनके कहने से कोई मतलब नहीं होगा, खाली एक वो है सुविधा के अनुसार कि ताकि वो लोग विरोध न करें। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो था मार्ले जो है वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। तो थे दोनों इंग्लैंड के ही निवासी, खाली भारत का नाम जोड़ दिया गया था। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया, तो ये जो थे वो भारतीय थे। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय बनते हैं भारत के। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया इसे भारत शासन अधिनियम को, और 1921 से इसे लागू कर दिया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सूची को पहचान कर अलग कर दिया गया और इसमें प्रांतीय विषय में 2 भाग हस्तांतरित हुए, एक गवर्नर शासन और दूसरा गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन। इसके बाद इसी के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाता है और यहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है साइमन कमीशन, साइमन आयोग, जिसका जम करके विरोध होता है। भारत में तो साइमन जैसे ही आता है वैसे ही लोग गो साइमन गो गो करते हैं। आप सभी जानते हो कि लाला लाजपत राय का इसी में बहुत वहाँ की जो पुलिस कर्मी थे वो पीट करके उनको घायल कर दिए थे और अंत में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का कुछ इस तरह से विरोध किया गया था। लोग आते ही उनका स्वागत कर दिए थे, गो गो गो। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाती है। और इसके बाद आता है सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से जो था वो निर्वाचन प्रारंभ किया जाता है, जिसका गांधी जी विरोध करते हैं और उसे संशोधन करने के लिए यरवदा जेल में अनशन करते हैं। और फिर बाद में कांग्रेस और दलित नेता के बीच में समझौता हो जाता है और इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की बहुत सारी धाराओं को अपने इस समय प्रेजेंट टाइम की जो हमारा संविधान है उसमें डायरेक्ट लिया गया है, कुछ संशोधित करके, कुछ वैसे ही। इसमें 321 धारा थी, 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी, जिसमें केंद्र और राज्य की 3 सूचियाँ थी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चालू रही थी, राज्य में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था चालू कर दी गई थी, जिसमें बंगाल, मुंबई नहीं था पहले, तो बम्बई था, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1858 में द्वारा विस्थापित भारत परिषद समाप्त कर दिया गया था और मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या के अनुसार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ों का
सुधार जो है वो देखने को इसमें मिलता है। और इसके बाद 1935 के अधिनियम के बाद अंतिम में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतना पापड़ बेलने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद अंततः भारत के क्रांतिकारियों, भारत के नेता, भारत के हर एक इंसान को जाकर के अपने देश का एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग आंदोलन और भारत विभाजन की मांग होने लगी। जैसे ये घोषणा होता है वैसे ही मुस्लिम लीग जो है वो विभाजन की मांग करने लग जाती है। तो 3 जून 1947 को फिर घोषणा, 1946 में गठित सभा द्वारा बना संविधान उन पर लागू नहीं होगा, ऐसी घोषणा की जाती है। जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो इस तरह की कुछ घोषणा की जाती है। उस दिन माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि जानते हो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हिंसा बढ़ गई थी मुस्लिम और हिंदू पे। कभी कभी जब मुझे उस चीज़ से सच्चाई पता चलता है ना, तो 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है ना, उस दिन इतना खून खराबा, इतना हिंसा हुआ था ना कि मन करता है कि वो दिन हमारे लिए तो खुशियों का दिन था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय ज़्यादतियाँ सही थी, जितना हिंसा सहा था ना, वो सचमुच में बहुत ही बुरा लगता है। और उस दिन ऐसे तो खुशियाँ मनाने का मन नहीं करता जब वो सब जो है सामने आती हैं आंखों के सामने। तो हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था और अंततः यहाँ के लोगों को मान लेना पड़ता है। और न सिर्फ नेहरू बल्कि वल्लभ भाई पटेल और भी बाकी सारे नेता जो हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, विभाजन होना ही ज़रूरी है। तो संविधान बनाने का अधिकार डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को दे दिया जाता है। और भारत के जितने भी लोग होते हैं वो मिल करके फिर अपने संविधान पर परिचर्चा करना शुरू करते हैं। और इसमें ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है। भारत जो है वो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। वायसराय पद खत्म हो जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसके बाद में फिर गवर्नर जनरल का भी पद हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और कौन से अधिनियम के द्वारा हमारे देश को स्वतंत्रता मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो इस तरीके से हम अपने देश की आज़ादी की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है हमारे देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ जो था भारतीय इतिहास की, संविधान की, इतिहास की नहीं, क्योंकि इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो इतनी ही चीज़ें मैंने बताई, इन इतनी ही चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करना हो जाएगा। तो संविधान की केवल बैकग्राउंड की बात हम कर रहे थे और आगे हम नेक्स्ट संविधान की बातें करेंगे कि संविधान की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और संविधान में बनाने में कितने लोगों का सहयोग रहा और उन लोगों ने क्या क्या काम किए। तो आई होप आपके आज का जो वीडियो है उसे आपने एंजॉय किया होगा, आप इसे कुछ सीख पाए होंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उससे पहले जो ताज के शासन में जितनी चीज़ें हुई, प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हुई, उन चीज़ों को तो आप अच्छे से पढ़िए और सब कुछ रिवाइज़ करते हुए, ताकि कोई भी जो बातें हैं वो आप भूल ना सको और जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पड़े और उसका आंसर आपको दिखे तो वो आराम से आपको ध्यान में आ जाए। तो इस तरीके से आप पूरे संविधान को, जितना भी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन चीज़ों को देखने का और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को रिकॉल करने का कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी सारा डेट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन डेट को याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप उन्हीं चीज़ों को बार बार देखते हो तो याद हो जाएगा आपको। बाकी कोई रट्टा वगैरह नहीं मारना है, आप आराम से उन्हीं चीज़ों को बार बार देखो और वो चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।